हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की 10th क्लास का 4th चैप्टर, जो कि है राजनीतिक दल। इन राजनीतिक दलों के बारे में, जो पॉलिटिक्स पार्टी होती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर चैप्टर के बारे में बताया गया है। पहले लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। 9th क्लास की जो हमारी पॉलिटी की बुक थी, उसमें भी हमने लोकतंत्र के और इन जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी होती है, इनके बारे में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोलतोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर में जो पॉलिटिक्स पार्टी होती है वो क्या काम करती है, किस तरह से करती है, जनता का उनके प्रति जो रवैया है वो कैसा होता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में, इंडिया में किस प्रकार की पॉलिटिक्स पार्टी होती हैं, हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र के कितने दलों का होना बेहतर है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या बुराइयां हैं राजनीतिक दलों में, जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी हैं, और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। सबसे पहले, आखिर आवश्यकता ही क्या है जो हम राजनीतिक दल बनाते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। जब हम कहते हैं इलेक्शन या सरकार की बात, तो हमारा जो दिमाग जाता है वो राजनीतिक दल पर, यानी कि पार्टी पर ही जाता है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। हम देखते हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, थोड़े एजुकेशन वहां तक नहीं पहुंची है, तो वो क्या है कि संविधान और सरकार का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को देखते हैं, वो इसको नहीं जानते। वो केवल जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, चाहे वो पार्टी का नाम ही क्यों ना हो। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं, वो जो पार्टियां हैं, उनकी ज्यादातर बुराई करते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनमें बुराइयां निकालते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। यानी कि जितने भी सामाजिक विभाजन होते हैं, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, या किसी भी चीज में कोई भी कमी हो, तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स पार्टी ये सब कर रही है, उन्हीं के करवाने पर ये जो विभाजन है वो हो रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। मतलब अगर ये विभाजन ही कर रही हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता है जो हमें राजनीतिक दल चाहिए। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के, राजनीतिक दल थे। जब हम पुराने टाइम पर देखते हैं, तो सभी देशों में, जो पहले देश थे, वहां पर हमें बहुत कमी से पॉलिटिक्स पार्टियां देखने को मिलती हैं, वो भी एक या दो। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। आज हर देश में राजनीतिक दल देखने को मिलेंगे। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए, इसके बारे में हम देखते हैं। आखिर वो क्या करते हैं, उनकी जरूरत क्या है। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल के लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है। यहाँ पर एक मतलब चित्र दिखाए गए हैं, पोस्टर। जब हम देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं, तो जो पॉलिटिक्स पार्टियां होती हैं, वो अपने चुनावों के नीचे अपने जो नारे होते हैं वो दीवारों पर लिखवाते हैं। हम देखते हैं स्कूलों की दीवार पर, कहीं भी जहां पर दीवार हमें देखने को मिलती है, वहां पर इस प्रकार की चित्रकारी करवाते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था।
अब क्या क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है जो वोट करवाता है, जो पूरी इस पर चुनाव प्रक्रिया को संभालता है, उसने इस पर चित्रकारी करने की जो इजाजत थी पहले पॉलिटिक्स पार्टी को, वो रोक दी है। चुनाव के समय दीवारों का नजारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तमिलनाडु की सरकारों की जो है उनके चित्र हैं। तो यहाँ पर देखें राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। तो समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। यानी कि जो दल होते हैं वो आपस में अपनी अपनी नीति को, अपनी जो पॉलिसी लाते हैं वो उसको सर्वव्यापी मानते हैं, जिसके कारण वो दूसरे पर जो है कटाक्ष करते हैं, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, वो उनको वोट दे। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जो वादे जनता से चुनाव से पहले किए जाते हैं उनको पूरा करने के प्रयास करते हैं चुनाव जीतने के बाद में। इस प्रकार दल किसी समाज की बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुकता है। यानी कि जो पार्टी हैं वो लोग भी तो समाज में से निकल कर ही जाते हैं। अब उस पार्टी में जो उसका अध्यक्ष हम एक तरह से कहें तो उसकी ज्यादा पावर होती है। अब ऐसे में वो किसी एक समुदाय से तो संबंध रखता ही होगा, तो वो उसी समुदाय के लोगों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी तथा उसके समर्थक। तो 3 जो प्रमुख हिस्से होते हैं किसी भी पार्टी के, वो हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कहा गया है कि इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए। तो नेता अपने अपने जन भाषण करने में लगे हुए हैं, जबकि जो जनता है वो परेशान है। जैसे कि अभी हमने देखें, कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो क्या होता है कि जो जनता, जो सरकार होती है, वो अपने पर एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लगी रहती है कि उस पार्टी ने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा किया, वैसा किया, उस पार्टी ने नहीं किया। जबकि जो जनता को एक्चुअल ज़रूरत होती है उन पार्टियों की, वो वहाँ नज़र नहीं आती हैं। राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं? तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। यानी कि जो पार्टी अपने उम्मीदवारों को चुनकर खड़ा करती है इलेक्शन में, उनके द्वारा चुनाव लड़े जाते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुने जाते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण से वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। यानी कि जो विधायिका होती है वो किसी भी कानून को पास करती है, और पास करने में क्या होता है कि उस विधायिका में जिस दल की मेजोरिटी होती है उस दल के सदस्य होते हैं, तो वो अपनी जो सरकार होती है उसका कानून पास करवा देती है। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो चुनाव हारते हैं वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जो सरकार की नीतियों में गलतियां निकालते हैं ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी गलत राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। यानी कि वो सही काम के साथ जो है जनता को एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जो है ले जाती है।
ये काम भी करती है। विपक्ष जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती है। दल ही सरकार, मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी कि जितनी भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी पॉलिसी होती है, उन सब तक पहुंच जो बनाई जाती है वो दलों के द्वारा ही बनाई जाती है जनता की। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसीलिए लोग ज्यादातर इनकी तरफ जाते हैं। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है। अगर दल ऐसा नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में उनको हरा दिया जाएगा, उन्हें सत्ता से निकाल दिया जाएगा, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं, जैसा कि करते भी हैं। अगर कोई ठीक प्रकार से दल काम नहीं करता है तो उन्हें सत्ता से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। राजनीतिक दल की जरूरत क्या है? तो दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए होती है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना अगर हम करें कि अगर दल ना हो तो कैसी स्थिति हो सकती है देश की, लोकतंत्र वाले देश की तो खास तौर से। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि सब अपने अपने ऊपर जिम्मेदार होंगे। फिर जो बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े लुभावने होती हैं जनता की तरफ, वो नहीं हो पाएंगी। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। सरकार आ तो जाएगी लेकिन उन पर कोई दबाव बनाने वाला नहीं होगा, क्योंकि एक समूह जब होता है तो सभी के सोच विचार करके कोई काम होता है, और ऐसे में अगर सब निर्दलीय वाले हो गए तो कौन किसकी सुनेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा अगर ये दल ना हो तो। शासक दल का मतलब क्या है? जिस दल का शासन हो, यानी जिसकी सरकार सत्ता में हो, उसको हम शासक दल कहते हैं। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में भी दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार को नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के अलग अलग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, सभी जगह हमें जो राजनीतिक दल हैं वो देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो जरूरतें होती हैं राजनीतिक दल को उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुमत से राजनीतिक दल भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। यानी कि अब तक जो दल अपना नाम पंजीकृत करा चुके हैं चुनाव आयोग में, उनकी संख्या 750 से भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जो राजनीतिक पार्टियां की जो मतलब सदस्य होते हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए आंदोलन वगैरह करते हैं, तो सबके बारे में बताया गया है यहाँ पर। लेकिन
हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। देखते हैं हम जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां देखते हैं, इस दल का भी है, इस दल का भी, इस दल का भी, बहुत सारे मेंबर्स खड़े होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर जो कंपटीशन होता है वो दो ही पार्टियों में होता है। जैसे कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस में जो है कंपटीशन चलता है, उसी तरह से जो छोटे छोटे दल होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा मान्यता नहीं होती है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। यानी कि अगर लोकतंत्र को अगर हम देखें, अगर अच्छा बनाना है, उसे मजबूत बनाना है, तो कितने दल होने चाहिए। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। बहुत सारे हम ऐसे देश देखते हैं जो खुद को लोकतंत्र बताते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर केवल एक ही पार्टी वहां रूल करती है। जनता के पास जो है चुनने का अधिकार भी नहीं होता, क्योंकि एक ही पार्टी का बोलबाला रहता है, उसी को चुनना है, जैसे भी चुन लो। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन करने की अनुमति है और वो खुद को लोकतांत्रिक देश बताते हैं। अब भैया वो कहाँ से लोकतांत्रिक है, क्योंकि वहां पर तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है चुनने की। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। जब वहां पर एक ही सत्ता का बोलबाला है, एक ही पार्टी का बोलबाला है, तो ऐसे में जो अलग पार्टियां हैं वो दिखाई नहीं देती। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार होता है कि वो किसे चुनना चाहते हैं, वो किसे सत्ता में लाना चाहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, ताकि एक की हार हो और एक की जीत हो। अब अगर एक ही पार्टी खड़ी हो जाए तो उसको हारने का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो फिर जीत ही जिताई है, तो किस बात का लोकतांत्रिक हो गया वो। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर ये दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था गठबंधन सरकार के बारे में। जब कोई एक पार्टी, एक दल सरकार नहीं बना पाता, मेजोरिटी नहीं पाता, तो ऐसे में दो चार पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन का मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। इन तीनों गठबंधनों से मिलकर के सरकार बनाई गई। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, तो इनमें से कोई सी प्रणाली बेहतर है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। एक दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। जो दल चुन करके आएगा, इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत को देखें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें राजनीतिक दल में जन भागीदारी किस प्रकार से होती है, यानी कि जनता की भागीदारी किसी भी राजनीतिक पार्टी में कैसे है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से सही है, क्योंकि हम देखते हैं जो जनता है वो राजनीतिक पार्टी को गणता ही बताती है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा
नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा था। जब सर्वेक्षण हुआ तो ये पाया गया था जो भरोसा नहीं करते उनकी गिनती ज्यादा थी। यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसे संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। यानी कि जनता जो दल है उनको बनाएगी भी, वो सरकार चलाएंगी भी, लेकिन जो सबसे कम भरोसे का एवरेज देखा जाता है जनता का, वो पार्टियों पर, जो पॉलिटिक्स पार्टियां होती हैं उन्हीं पर देखा जाता है। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज क्या है कि जो लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों को बुरा भी कहते हैं, उन पर भरोसा भी नहीं करते, जबकि खुद को उनका मेंबर बताने में जो भारत है इन सारे देशों में सबसे आगे है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। जो पार्टियां हैं वो और भी विकास कर रही हैं। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है। यहाँ पर अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या दिखाई गई है, जिसमें है ये संख्या है 1971 से 1996, 99, 2004 और 2005 में। 2004 में सबसे ज्यादा एवरेज हमें देखने को मिल रहा है 53, ये इंडिया का। विश्व दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या तो यहाँ पर अलग अलग देशों की बताई गई है, जैसे तंजानिया और बांग्लादेश में, भारत, स्वीडन, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो यहाँ पर SDS ए टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है पूरी तथ्य निकाले गए हैं। दक्षिण एशिया में पूरा भरोसा या कुछ भरोसा का एवरेज अगर देखें तो 37, बहुत भरोसा नहीं या एकदम भरोसा नहीं, जो भरोसे नहीं करते इन पार्टियों पर, वो 43%, और इन जो जानते ही नहीं है, जो ग्रामीण बिल्कुल मतलब जो जानते नहीं है, जिनका एवरेज नहीं निकल पाया है, वो 20%। तो जो भरोसा नहीं करते उनका एवरेज ज्यादा है अभी भी। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है एक आईना आंकड़ों का। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि 27% कनाडा वासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए, जो वहाँ की पार्टी थी। 35% कनाडा वासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए, जो जनता है वो अलग अलग पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। जबकि जो 98% कनाडा वासी हैं वो मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए, यानी कि उनको जो है खत्म ही कर देना चाहिए, वो सत्ता में ही नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय दल के बारे में अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दल के बारे में क्या दिखाया गया है। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। जो राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव में खड़ी होती है, जैसे कि संसद के चुनाव में, उन्हें हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। जैसे कि हमें कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां दिखाई देती हैं। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, उसमें अपना नाम पंजीकृत कराना होता है जो भी पार्टी बनती है। आयोग सभी दलों को समान मानता है और पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। जो राष्ट्रीय लेवल वाले दल होते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पार्टियां होती हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि वो पूरे भारत में जो है इलेक्शन करवाती हैं। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। जो चुनाव चिन्ह वगैरह होते हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ही देता है। इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई भी दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि ये शर्त है, कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए, 6% या उससे अधिक हासिल वोट होने चाहिए। इसके बाद ही जो है किसी को जो राज्य वाला दल है, राजनीतिक दल का राज्य के स्तर पर उसको दर्जा मिल पाएगा।
अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम जो है 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। राज्य दल में क्या है, राज्य दल में जो है 6% वोट उसको चाहिए उस राज्य में से, और साथ ही 2 सीटें चाहिए, 2 सीटें वो जीता हुआ होना चाहिए कोई भी दल। और जो राष्ट्रीय लेवल का है उसमें क्या है कि 4 सीटें उसको चाहिए और 4 राज्यों की 6% यानी कि 6% जो वोट है वो उसको हासिल होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय दल का उसको मान्यता मिल पाएगी। इस वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो केवल अब तक 6 मान्यता राष्ट्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर जो है चुनाव करते हैं। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में जो है हम देखते हैं कौन कौन से दल हैं वो। तो यहाँ पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी आपके बारे में बताया गया है। आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 में हुआ। अधिकतर जो पार्टियों का गठन हुआ दिखता है हमें, वो हम देखते हैं आंदोलन के बाद में हुआ है। आंदोलन से निकल के इनके राजनेता सत्ता में आए, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और आज वो अच्छा रूल कर रहे हैं। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के समर्थन से सरकार बनाई। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद यह गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की, लोकसभा में भी 1 सीट उसको मिल गई। दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, दिल्ली में तो मेरे ख्याल से 2-3 बार सरकार बना चुकी है। पंजाब में अभी भी मेरे ख्याल से जो है आपकी ही सरकार है, पर अब दिल्ली में से उतर गई है, दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आ गई है। बहुजन समाज पार्टी जो है तो कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन किया गया। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था। यानी कि जो पिछड़ गए हैं लोग, SC ST वाले, उनको समान लाने के लिए उनके लिए पार्टी का गठन किया गया था। सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है, जो कि अब के अध्यक्ष जो हैं वो मायावती हमें देखने को मिलती है इस पार्टी की। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई थी इस पार्टी ने। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। अब तक इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.6% वोट मिले और 10 सीटें मिली थी 2019 में जब इलेक्शन हुई थी। एक भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। यानी कि जो धर्म परिवर्तन करते हैं वो उन पर रोक लगाना चाहती है पार्टी, UCC लाना चाहती है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीतकर सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी। और इसने जो है 2019 में भी जीती, 2014 में ये पार्टी जीती और 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी जीती और अभी भी जो है इसी की सरकार है। अभी केंद्र में शासन करने वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट
CPIM 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी, यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही है। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में इसका गठन हुआ था, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ब्रिटिश रूल था इंडिया में। इस दल में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, यानी कि मध्य मार्ग में इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट तथा 52 सीटें मिली। 52 सीटें दे चुकी थी। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी श्री PA संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित हुई। NPP पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने मेघालय में सरकार बनाई और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। जो पूर्वी भारत के राज्य हैं उनमें ये पार्टी दिखाई देती है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में NPP को लोकसभा में 1 सीट हासिल हुई थी। यहाँ पर हमने देखी इन सारी पार्टी को। अब भारत में क्षेत्रीय पार्टियां 13 अप्रैल 2018 की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग पार्टियां जो हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी पार्टी है उसको दिखाया गया है। जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर में हम देखें तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999, और इनके अलग अलग चिन्ह हम देख सकते हैं। ये हमें दिखाई देती है उत्तर प्रदेश की पार्टियां, राष्ट्रीय लोकदल 1998, समाजवादी पार्टी 1992। ये बिहार में जनता दल U 1999, जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 की, और ये जो चुनाव चिन्ह है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, असम में असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की नागा पीपल्स फ्रंट, मणिपुर में भी है ये पार्टी जो है, नागालैंड और मणिपुर दोनों में है। मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक लाइंस, और यहाँ पर मिजोरम की मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल जो है फ्रंट। ये सारी पार्टियां अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिलती हैं जिनके अलग अलग चुनाव चिन्ह भी हैं। तो इतनी सारी पार्टियां हैं छोटी छोटी। हम देखते हैं क्षेत्रीय दल को। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी। जो बड़ी बड़ी पार्टी थी वो हमने अभी देखी, जो कि राष्ट्रीय दल की थी। जो अन्य छोटी पार्टियां हैं जितनी भी हैं उनको राज्य दल का दर्जा दिया गया। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर
राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इसने भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक पार्टी दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यूरो की जो हमारा संघवाद है वो इन पार्टियों के कारण मजबूत हुआ है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि इनके लिए चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जनता इनको नापसंद करती है। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि दल की लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो सरकार वाला स्ट्रक्चर आता है वो राजनीतिक पार्टियां ही आती हैं। तो इससे इनके लिए चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। तो पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू है, क्योंकि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो सीधा सीधा जो पॉलिटिक्स पार्टी है उस पर थोप दिया जाता है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में ही सिमट जाती है। जो जनता है वो ये मानती है कि जो पूरी ताकत होती है वो एक पार्टी जो है उसी के हाथ में रह जाती है। यहाँ पर जो एक कठपुतली टाइप का दिखाया गया है। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के बड़े व्यवसायों में एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश नगर है, एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान और बैंक की मालिक हैं। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का था, यानी ये जो है इटली के प्रधानमंत्री को यहाँ दर्शाया गया है कि वो अपने हिसाब से जो है कठपुतली की तरह पूरी जनता को नचा रहे हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक राजनेता हैं बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं जिनकी कंपनियां चलती हैं। पार्टियों के पास ना तो सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उनके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल होता है। जो भी पार्टी के अगेंस्ट बोलता है, उसके खिलाफ कुछ भी कहता है, तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके डर से जो लोग होते हैं अगर वो बोलना भी चाहें तो नहीं बोलते। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। पहली चुनौती तो यही है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। हम देखते हैं जो पार्टियां हैं उसमें वंशवाद चलता है, यानी कि बेटे का बेटा, फिर मतलब बाप है उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसी तरह से चलता है। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता जो है कि नेता बनने और ऊपर जाने की गुंजाइश जो है वो काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो भाई भतीजावाद देखा जाता है वो पॉलिटिक्स पार्टी में ही देखा जाता है। और ये जो आम नागरिक होते हैं, जो कहता है संविधान के सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स पार्टियां होती हैं किसी और का नंबर आने ही नहीं देती, और पूरी तरह से जो यहाँ पर वंशवाद और भाई भतीजावाद है वो चलता है। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं।
यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक दलों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है। जो पार्टियां हैं वो सारा फोकस अपना केवल और केवल चुनाव जीतने पर लगा देती हैं। वो नहीं मतलब उन्हें नहीं पड़ता फर्क कि जनता के लिए काम करना है, क्या करना है, कौन सी पॉलिसी लानी है, कौन सी नहीं है। नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जनता किससे मतलब हमारी तरफ आकर्षित होगी, हम ऐसी कौन सी नीतियां बनाएं। तो वो ज्यादातर अपने वोट पर ध्यान देते हैं। अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते। हर अच्छे बुरे काम वो कर जाते हैं। ऐसे में वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसा जुटा सकें। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है। अगर अपराधी, कई बार ऐसा होता है ना, कोई क्रिमिनल जो जनता है उसके बीच में काफी फेमस होता है, लोगों का प्यार होता है उसके पास में, तो ऐसे में क्या होता है कि वो क्रिमिनल को भी अपनी पार्टी का जो टिकट है वो दे देती है, उसको चुनाव में खड़ा कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी जीतने की संभावना ज्यादा है। तो क्रिमिनल भी हमें देखने को मिलते हैं ऐसे में, या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती क्या है कि पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। यहाँ पर फिर एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें एक दलीय देश की स्थिति को दिखाया गया है, जिसमें यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में का है, जिसमें हम देखने को मिल रहा है एक दलीय देश है, व्यवसाय अमेरिका, उच्चतम न्यायालय, निचला सदन, उचला सदन, राष्ट्रपति और दोस्त और दुश्मन। तो यहाँ पर अमेरिका का कार्टून दिखाया गया है। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरा का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। मतलब जो नेता होते हैं वही चक्कर फेरी घूम फिर के वही आते वही जाते हैं। यहाँ पर जो है जब मतलब फॉर्म वगैरह भरने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया एक कार्टून में, तो वो कहते हैं आप तो पहले से इतनी धन कुबेर हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि क्या जो चुनाव जो प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्शन में उतरते ही पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा भी इसमें काफी ज्यादा मिलता है। जनता के लिए सरकार क्या है, पार्टियों को पैसा देती है, लेकिन हम जानते हैं वो पैसा कहीं और ही जाता है। जो राजनेता हैं वो अपने निजी कामों में लगाते हैं उस पैसे को। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, आखिर इनको सुधारने के क्या नियम हो सकते हैं। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं, यानी कि वो अपने आप तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि अगर सुधरेंगे तो उनका जो पैसा है जो अपने तरीके से वो जीत रहे हैं वो फिर छूटेगा। अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर दल बदल दिखाया गया है। दल बदल क्या है, तो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। दल बदल के टाइम पर हमने देखा क्या हो रहा था कि कोई एक, मान लीजिए एमपी है, वो किसी और पार्टी से जीता। अब जीतने के बाद में वो पार्टी हार गई जिससे वो जीता था, वो जीत गया लेकिन पार्टी हार गई। अब वो जीतने वाली पार्टी में जाकर के शामिल हो गया। इससे क्या हुआ कि जो मतलब सरकारें थी वो काफी गिरी। ऐसे में हमने हरियाणा में जो है कई बार देखा था कि सरकारें बार बार जो उनके प्रतिनिधि थे वो एक सरकार को छोड़ करके दूसरी सरकार में जा रहे थे, जिससे सरकारें गिर रही थी। ऐसे में इस पर रोक लगाने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल 10 डाला गया, जिसमें दल बदल पर रोक लगाई गई। अगर कोई करता है ऐसा तो उसकी सदस्यता ही चली जाएगी। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही ले लेते हैं अगर वे सभी सुधारना
नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं, तो कौन कौन से सुझाव हैं? विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें शेड्यूल 10 यानी कि अनुसूची 10 में इसका प्रावधान किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लाभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून में दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। इसमें क्या हुआ है, दल बदल आने पर जो पार्टी की दल बदली हो रही थी वो तो रुक गई, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना तो सांसद और विधायकों का रुक गया। लेकिन उससे क्या हुआ, अगर कोई मेंबर किसी पार्टी में किसी चीज को लेकर के, किसी कानून को लेकर के सहमत नहीं है तो वो उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर उसने विरोध किया तो उसको पार्टी से निकाल करके खड़ा कर दिया जाएगा, उसको पार्टी विरोधी बता दिया जाएगा। शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र है किसी अपराधी को सौंपा गया एक दस्तावेज। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उन्हें उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले हस्ताक्षर देते हैं। अब उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना होता है। यानी कि जितने भी राजनेताओं पर अपराध हैं, जितने भी उन पर केस वगैरह चल रहे हैं, उन सबका ब्यौरा जो है देना पड़ता है शपथ पत्र के माध्यम से। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। जनता को पता चलने लगा है जो उम्मीदवार जिसको वो चुनने जा रहे हैं वो किस प्रकार का, उस पर कौन कौन से क्रिमिनल केस चल रहे हैं, क्या केस चल रहे हैं, किस किस में दोषी है या नहीं है, उस सब के बारे में जनता को पता लगने लगा है, जिसके बाद जनता सोच विचार करके उस राजनेता को चुनेगी। पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि उम्मीदवार कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ये भी नहीं कह सकते। अभी तक हम इस बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों पर प्रभाव घटता है या नहीं घटा। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। मतलब ये कुछ सुझाव हैं जिसके द्वारा इन पार्टी को सुधारा जा सकता है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर औरतों का भी आरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो औरतें हैं वो भी पार्टी में शामिल हो पाएंगी, ताकि वो अपनी मांगों को रख सकें। जो औरतें हैं उनकी आवाज को उठा सकें। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। यहाँ पर एक चित्र है, कृपया ध्यान दें कि चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। जो राजनेता हैं, जो पार्टियां हैं अलग अलग दलों की, उनको एक तरह से हंटर, जो चुनाव आयोग है, हंटर के द्वारा उनको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है इन पार्टियों को कंट्रोल करता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है, यानी कि जो सुझाव अभी तक दिए गए हैं वो राजनीतिक दल इनको मानने को तैयार नहीं है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार होगा। अगर इतने जो सुझाव दिए गए हैं उनको थोड़ा बहुत भी अगर ये मान लें तो कुछ तो सुधार नजर आएगा ही। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात
करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे, यानी कि उन पर अगर जबरदस्ती हम ये सारे नियम थोपें, कानून थोपने लगें, तो वो कुछ ना कुछ बचने के लिए कुछ अपने नए नियम, नए फंडे ले आएंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते हों, क्योंकि कानून पास करने का काम तो इन्हीं का होता है। विधायिका में कौन लोग होते हैं? जिनको जनता वोट देकर चुनकर संसद में भेजती है, वही लोग होते हैं, इन्हीं पार्टियों के सदस्य होते हैं, तो वो ऐसा कानून पास ही नहीं करेंगे। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखते, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। जो जनता है वो उन पर अगर दबाव बनाए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसके द्वारा भी इसमें बदलाव किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका, सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना है। यानी कि जो यह सोचकर पार्टी में आता है कि मुझे वाकई चेंज करना है, मुझे जनता के लिए काम करना है, तो इनमें बदलाव आ सकता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। जब तक नागरिक, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी देश उसी तरह से बनेगा जिस तरह से उसके नागरिक, उसकी जनता चाहेगी, क्योंकि राजनेता केवल गिनती के 4 होते हैं, परसेंट इसमें मान लीजिए, लेकिन जो जनता है वो 400 है। तो इसीलिए जो देश है वो डिपेंड करता है कि जनता कैसा राजनेता चुनती है, जनता किस प्रकार का अपना देश बनाना चाहती है, वैसा ही देश बनेगा। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा आखिरी अध्याय में करेंगे, जो लास्ट चैप्टर होगा। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ पर जो हमारे राजनीतिक पार्टियां थी उस सब के बारे में हमने देखा। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।